सवाल हो चुका है ये वाला जो मैंने आपको दिया था कल। ओके, तो आहद एंड मुस्तफ़ा कह रहे हैं हो चुका है। इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। वो कह रहा है प्रिपेयर रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। सही है जी। तो हमें पीएनएल बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। अच्छा, अब हमने कहा रीड कर लेते हैं सवाल को। सबसे पहले वो कह रहा है कि भाई इनकम स्टेटमेंट आपको दी हुई है 30 जून 2018 की, जिसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एडमिन, सेलिंग, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट सब दिया हुआ है। अब नीचे एक एक करके एडजस्टमेंट को देखते हैं। ओके, अभी देख लेते हैं, आ जाओ। हमने कहा शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी एज एट 30 जून 2017 इतना दिया हुआ है। क्या ये मेरे बच्चों ओपनिंग बैलेंसेस हैं? ओपनिंग बैलेंसेस ऐसा ही है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और हमने कहा सर सबसे पहले हमने यहाँ पे डाल दिया शेयर कैपिटल और यहाँ लिख दिया हमने रिटेन अर्निंग। चलें जी, हमने कहा शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग ये दिया हुआ है 5 मिलियन और 2445547 478। सही है जी। और ये आ गया 5 मिलियन, ये आ गया 5 मिलियन। अच्छा भाई, ये आ गया बैलेंस एज एट जुलाई 1 2017। सही हो गया जी। 2445547 बिल्कुल सही है, यही वाला हिसाब किताब है। आगे, शुक्रिया, एक मिनट रुकिएगा भाई बस। अच्छा, वो कह रहा है लास्ट ईयर ऑन जुलाई 1 2016। लास्ट ईयर का मतलब है पिछले साल का भी शुरुआत। इस बात को समझते हो? जल्दी बताओ। कंपनी परचेज अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन विच वॉज इरोनियसली एक्सपेंस आउट बाय अकाउंटेंट। कंपनी की पॉलिसी है कि वो चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 50% एडमिन और 50% कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मुझे आप एक बात बताते हैं यहाँ पे कि 2016 में हम कहेंगे एक्सपेंस बुक्ड और एक्सपेंस टू बी बुक्ड। कितने का खरीदा है उसने प्लांट? 1.5 मिलियन का। ये आ गया जी 2016। ऐसा ही है। और एक्सपेंस टू बी बुक्ड होता तो आप लगाते हैं 1.5 मिलियन पे 20%। जल्दी बताओ, 1.5 मिलियन पे 20% कितना आता है? 3 लाख। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्सपेंस ओवर बुक्ड कितना है? यानी ये टेक्निकली ईयर 2017 हो जाएगा ना। हाँ जी, 1.2 मिलियन। यानी टेक्निकली एक चीज़ 1.5 मिलियन पे कैपिटलाइज होके 3 लाख से डेप्रिशिएट होके 1.2 मिलियन की बचनी चाहिए थी, उसने पूरा उड़ा दिया था। ऐसा ही है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी करेक्टिंग एंट्री ओपनिंग में ये पड़ेगी? सर क्या आप प्लांट को कर देंगे डेबिट? प्लांट ही है ना, हाँ। और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट 1.2 मिलियन से। ऐसा ही है। ये हो गया। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे रिटेन अर्निंग में एक एरर एडजस्टमेंट आएगी इधर 1.2 मिलियन की। पहले बताओ कितने लोगों ने ये सही किया था?
कितने लोगों ने ये सही किया था? हाँ जी, हाथ कह रहे हैं मैंने सही किया था, बाकी बच्चों? मुस्तफ़ा कह रहे हैं सर सही किया था। वेरी गुड फिजा, वेरी गुड आयशा, वेरी गुड। चलें डन। हमने कहा ये ओपनिंग की हो गई। अच्छा फिर एक और बात बताएं, अगर मैं 2018 की बात करूं तो आई बिलीव 2018 में तो कोई डेप्रिसिएशन बुक ही नहीं हुआ, ऐसा ही है ना? अब 1.2 मिलियन पे 20% लगाएं, 1.2 मिलियन पे 20% लगाएं, 240। सही है जी। तो हमने कहा कि यार ये तो 240 बुक हो जाना चाहिए, ये नहीं हुआ हुआ, ऐसा ही है। तो हम इस साल बुक कर लेंगे इसको। तो ये तो हो गया ये वाला हिसाब किताब। अब हम देखते हैं ओपनिंग के अंदर कोई और मिस्टेक तो नहीं है, ये तो एक थी ना। आगे देखते हैं। हमने कहा कंपनी ने बोनस इशू किया है दिसंबर 2017 में। अच्छा तो मुझे बताओ दिसंबर 2017 इस साल है ना, ये करंट ईयर है ना? बोनस, यस करंट ईयर है। अच्छा कंपनी डिक्लेयर्ड 25% इंटरिम डिविडेंड मार्च, ये भी करंट ईयर है। अच्छा अब आगे ये देखते हैं। आई से अच्छा किया था तो मसला नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा है, वेरी गुड। चलें आगे। हमने कहा सेल्स टू अ कस्टमर मेड ड्यूरिंग द ईयर 2017 अमाउंटिंग टू ₹5 लाख, यानी ये लास्ट ईयर की बात हो रही है, ये बात हो रही है लास्ट ईयर की। चलें, वर एरोनियसली रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड, अदर एंट्रीज वर मेड करेक्टली, यानी बोल रहा COGS वगैरह माशाल्लाह हमने सब सही बुक किया था, सेल्स हो चुकी थी, हमने अनअर्न्ड बुक किया हुआ था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक की हुई थी। क्या ये उसने सही किया? क्या ये उसने सही किया है? हाँ जी, क्या ये उसने सही किया हुआ? नहीं सर, उसको करना ये चाहिए था। अब हम सही करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करके रेवेन्यू को क्रेडिट कर देना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर 2017। हम इवन 18 में बैठे हुए, तो वो कितनी अमाउंट आ रही है? 5 लाख की। क्या ये भी ओपनिंग की एडजस्टमेंट है? क्या ये भी ओपनिंग की एडजस्टमेंट है? अगर ये सेल्स बढ़ जाती तो मेरा प्रॉफिट भी तो इतने से बढ़ जाता ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह तो सब रिकॉर्ड हो चुका है। वेरी गुड, हमने कहा ये भी हो गया। अच्छा अब फिर वो कह रहा है कंपनी स्टार्टेड डेवलपिंग अ फार्मूला फ्रॉम September 1, क्या ये करंट ईयर की बात हो रही है? ये करंट ईयर की बात हो रही है। अच्छा अब हम इस पे आते हैं, हम करंट ईयर पे आते हैं, पहले ओपनिंग के मामलात को सही करें। तो आप अगर इस 1.2 मिलियन और इस 5 लाख को ऐड कर दें तो क्या 1.7 मिलियन बनता है? ये आ गया जी। अच्छा मोहम्मद रहीम पूछ रहे हैं कि सर इसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी तो रिकॉर्ड नहीं हुई होगी ना, मुझे बताते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ है? जल्दी बताओ बच्चों, इसमें कुछ लिखा हुआ है, एक चीज़ लिखी हुई है इसमें, अगर आप मुझे पता करके बता पाएँ। हाँ जी, कोई चीज़ लिखी हुई है इसमें जानी। क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ, क्या लिखा हुआ है मेरी जान, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ है। अदर एंट्रीज वर मेड करेक्टली, ऐसा है भाई? हाँ यू मिस्ड इट, चलो कोई नहीं, खैर है। ओके चलें भाई, अब मुझे बताएं कि मैंने इसका टोटल किया। हमने कहा बैलेंस रीस्टेटेड, ये आ गया 5 मिलियन, और ये आ गया हमारे पास, कितना आता है इसका टोटल बच्चों? हाँ सॉरी, इसके ऊपर टैक्स भी तो आएगा भाईजान, इसके ऊपर टैक्स भी तो आएगा। 1.7 मिलियन का, 1.7 मिलियन पे, 1.7 मिलियन पे तुम टैक्स रेट कितना है तुम्हारा? 30%, 70% कितना आता है 1.7 मिलियन का? 1.7 मिलियन का 70% 1190। ओके अब बताओ कितना आता है ये, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं साइड में। 1.7 मिलियन का
70%। क्योंकि जैसी बात है, एक इनकम आप ऑब्वियसली रिकॉर्ड करने से रह गए तो उसकी टैक्सेशन भी तो होगी ना। आप सही कर रहे हो तो अब आप कह रहे हैं कि सर हमारे पास ये अमाउंट आ गई 30645,478, 30645,478, ये आ गया हिसाब किताब। चलें, अब मैंने कहा सर अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 लेके आऊँगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। ओके, कोई मसला नहीं है शाम, कोई मसला नहीं जानी। गलत बता दी, वो क्या अमाउंट है? 2564 नीचे वाली, 25645478, 25645478, यही आ रहा है। सही है मुस्तफ़ा आप? ओके हाँ, क्योंकि अब तुम 1 मिलियन ऐड करोगे 25 मिलियन हो जाएगा ना। सही है। आए जी प्रॉफिट पे काम करें, प्रॉफिट पे काम करें। आ जाएं जी एक एक करके। पहले तो हमने सबसे पहले सेल्स उठा ली। सेल्स नीचे अगर जाके देखो तो ये जो सेल्स का एरर था वो पिछले साल का था, ये तो फॉर द ईयर की। क्या इसके अंदर मुझे बताएं क्या कोई सेल्स की गलती है? हाँ जी, उसके अंदर कोई सेल्स की गलती है? सर एडजस्टमेंट 5 में जो अनर्न बुक किया हुआ है उसे भी तो अभी पूछते हैं, अभी देखते हैं आप क्या कह रहे हैं। सर एडजस्टमेंट 5 में जो अनर्न बुक किया हुआ है उसमें भी तो ख़त्म करेंगे ना, नहीं तो बेटा वो हो गया ना। क्या वो मैंने ख़त्म इस साल किया या ओपनिंग में एडजस्ट किया है? जल्दी बताओ। जो 5 लाख रुपए की अनर्न वाला हिसाब किताब है वो ओपनिंग में एडजस्ट किया है, फॉर द ईयर में किया है? जल्दी बताओ। ओपनिंग में किया है ना? सही है, तो वो ओपनिंग में एडजस्ट किया, फॉर द ईयर में नहीं आएगा। फॉर द ईयर में तो इस साल की गलतियां आएंगी अगर तो कोई है। तो आई बिलीव के सर सेल्स तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो हमने कहा कि सर लेट्स चेक अबाउट इट। सेल्स कितनी आ रही थी भाई? सर 2.5 मिलियन। ये आ गया। सर COGS के लिए थोड़ा एहतमाम करना पड़ेगा। COGS आपको गिवन है, ₹5 लाख की। अच्छा अब हम देखते हैं कि एक तो डेप्रिसिएशन का भंड था। क्या ये वाला डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला है 240 का, क्या ये इस साल रिकॉर्ड हुआ हुआ? नहीं हुआ हुआ सर, नहीं हुआ हुआ। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 240 का 50% यहाँ आ जाएगा, 1,20,000। ये बुक हो गया। आगे देखते हैं और फिर वो कह रहा है कंपनी स्टार्टेड डेवलपिंग अ फॉर्मूला ऑन September 1, 2017। टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर वॉज 450। अच्छा सितंबर में स्टार्ट हुआ है। रिसर्च फेज कंप्लीटेड ऑन December 31, 2017। प्रोजेक्ट बिकेम कमर्शियली वायबल ऑन Feb 1। क्या यहाँ पे कंडीशंस मीट हुई है कमर्शियली वायबल पे? पहली फेब पे कंडीशन मीट हुई है कमर्शियली वायबल पे, जब ने इंटेंजिबल में देखा हुआ है। ओके। अकाउंटेंट इरोनियसली कैपिटलाइज्ड ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। अकाउंटेंट ने गलती से पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर दिया। रिसर्च एंड अमोडाइजेशन शुड बी चार्ज टू एडमिन एक्सपेंसेस। यानी सर इसका COGS से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मैं COGS को यहाँ पे लॉक करूँ 620 पे? हम यहाँ जाके COGS तो 620 पार्क करें ना। ये कितना आता है जी? ग्रॉस प्रॉफिट 1,880,000। ओके जी, डन हो गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं एडमिन एक्सपेंसेस पर। पहले इस वाले एरर को ज़रा हल करें। वो कह रहा है कि भाई 450 कैपिटलाइज कर दिया। तो मुझे आप एक बात बताते हैं, मैंने इंटेंजिबल को क्रेडिट करना है उतने से जितने से कैपिटलाइज होना नहीं चाहिए, ऐसा ही है ना?
ऐसा ही है, इतने से जितने से कैपिटलाइज होना नहीं चाहिए, तो उसकी वर्किंग कर लेते हैं। सही है जी। हम ये कह रहे हैं एक्सपेंस टू बी बुक्ड। अच्छा, अब सोच के बताएंगे आप मुझे, एक्सपेंस टू बी बुक के अंदर पहले बताओ, क्या वो ये बता रहा है आपको कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है कमर्शियली वायबल हुआ है फेब में, और अब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा ही है? तो आप मुझे बताएं, अगर मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गए, और 10 महीने, 10 महीने का खर्चा ही है 450। तो फेब तक इसमें से कितना एक्सपेंस आउट हो जाना चाहिए था? सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सही है जी, 5, क्योंकि पहली फेब को कह रही है। तो कितना आता है बच्चों? 2,25,000। वेरी गुड। तो हमने कहा ये 2,25,000 से आपने सिंपली एक्सपेंस बुक करना है, इंटेंजिबल को कम करना है, उसने कैपिटलाइजेशन ज़्यादा की हुई है, तो आपने इंटेंजिबल को क्रेडिट किया होगा 2,25,000 से, और एडमिन को डेबिट किया होगा 2,25,000 से। तो हमने कहा सही है सर, बात समझ आती है। एडमिन 2 लाख रुपए दिया हुआ है, एडमिन एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए गिवन है। अच्छा, उसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन भी था 1,20,000 का, याद है, जो यहाँ चार्ज होना है। ओके, और फिर हमने कहा कि हमारे पास 2,25,000 यहाँ चार्ज हो जाएगा, तो कितना आता ही है? 545,000। ओके जी, अब हमने कहा हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस, भाईजान हमारे पास जो सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है वो हैं 1,00,000 के। हाँ जी, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट दरकार नहीं थी ना। वेरी गुड। कितना आ गया ये कुल मिला के माइनस करके? 1,235,000 ये आ गया जानी। अच्छा, इसको हम नाम देंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। पे अदर इनकम आ रही है, अदर इनकम में कोई इशू है, कोई पंचायत है? अच्छा, अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट हम सीधी सीधी लिख देते हैं। हमने कहा अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट। अदर इनकम आपकी आ रही है मेरे बच्चों, ये आ गई 5,00,000 और 2,00,000। ये आ गई 5,00,000 और ये आ गई 2,00,000। ये आप कह रहे हैं बच गया कितना आपके पास? 1,535। ये अमाउंट आ गई। सर इसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या सर इसके ऊपर टैक्स लगा दूं, या मैं अलग से वर्किंग करूंगा टैक्सेबल प्रॉफिट की? हाँ जी सर, अलग से वर्किंग। तो हमने कहा आए जी, हम यहाँ पे टैक्सेबल इनकम की वर्किंग करेंगे। अच्छा, पीवीडी आपके पास आ गया 1,535,000, जो मैंने एग्जैक्ट यहाँ से उठाया। अब हम सवाल में जाते हैं, हम देखते हैं टैक्स वाला क्या तफरीया कर रहा है हमारे साथ। टैक्स वाला कह रहा है डिडक्शन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 25%, टैक्स WDV एज ए 30 जून। क्या ये ओपनिंग बता रहा है आपको? क्या ये ओपनिंग बता रहा है आपको? हाँ जी, क्या ये ओपनिंग बता रहा है आपको? ओके, तो इसके ऊपर आप ज़रा लगाते हैं कि 25% कितना आता है। 281,250। ओके,
281250। अच्छा भाई, हम कह रहे हैं कि 281250 ये है टैक्स डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन याद है 240 है, ऐसा ही है। तो टैक्स वाला आपको कहेगा भाईजान मजीद माइनस करो 41250, ऐसा ही है। तो ये आ गया आपके पास डेप्रिसिएशन का चेंज, और इसके ऊपर टैक्स वाले ने आपको डिडक्शन बिला वजह दे दी, किसी इनकम को टैक्स होने से रोका है, तो क्या आप उसके ऊपर डेफर टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे? टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर, हमने ये सीखा हुआ है। लेस कराने से टैक्सेबल इनकम कम हो गई, टैक्स भी कम हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स ज़्यादा, किसी इनकम को टैक्स होने से रोका है, तो डेफर टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे, उसके केस में डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक करेंगे फॉर द ईयर। ये चलें, हमने कहा आगे चलते हैं सर। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज। अच्छा, फिर लीज का आपको याद होगा ना, लीज में टैक्स वाला सिर्फ रेंटल को मानता है। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लीज एसेट कितना है जो एडमिन के अंदर पड़ा हुआ ये रहा, तो क्या कुल मिला के अकाउंटिंग एक्सपेंस 2.5 लाख का हो गया, और रेंटल है हमारे पास 3 लाख। तो क्या टैक्स वाला मजीद माइनस कराएगा 50,000? सर टैक्स वाला बोलेगा कि लीज एडजस्टमेंट में आप 50,000 आज और डिडक्शन ले लें। हमने कहा भाई क्यों बिला वजह किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहे हो, हमारे हिसाब से ये डिडक्शन है ही नहीं। तो हमने कहा फिर से इसके ऊपर डेफर टैक्स एक्सपेंस आ गया। चलें आगे। फिर हमने कहा कि सर आपके पास यहाँ पर टैक्स अथॉरिटी अलाउ करती है आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्हेन पेड, ऑल एक्सपेंडिचर्स आर पेड, यानी वो कह रहा है कि आपने जितना भी ऊपर अमाउंट आ रहा है वो आपकी नज़र में एक्सपेंस है, जबकि आपने एक्सपेंस तो कुछ किया हुआ, यानी आपको नहीं लगता कि आपने पूरे एक्सपेंडिचर में से 4,50,000 रुपये का, वो कह रहा है 4,50,000 ही मैं आपको एक्सपेंस दे रहा हूँ, आपने एक्सपेंस कितना बुक किया हुआ है? 225। तो हम यहाँ पे 4,50,000 में से 225 माइनस करें, और हम कहेंगे ये अकाउंटिंग के हिसाब से, वो कह रहा है 225 और माइनस करो, ये आ गया जी। और हमने कहा ये हमारे पास आ गया इंटेंजिबल के रिलेटेड, ये भी हो गया। अच्छा जी, इसके बाद वो बोल रहा है कि भाई सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो वो कभी अलाउ नहीं करेगा, तो क्या आज वो इस पर टैक्स लगाएगा और फ्यूचर में माफ़ करेगा? जल्दी बताओ, फ्यूचर में माफ़ करेगा? हाँ जी, फ्यूचर में माफ़ करेगा वो? आज इस पर टैक्स लगा रहा है तो कभी नहीं करेगा ना। तो आपने ना आज की सेविंग है, वरना तो आप क्या करते हैं पता है, वायर लगा के टैक्स लगाता, आप कहते हैं मेरी सेविंग है मैं डेफर टैक्स इनकम बुक कर लूँगा। पर ना वो आज माफ़ कर रहा है, ना वो आगे जाके कभी माफ़ करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो हमने कहा कि यहाँ पे इनएडमिसिबल एक्सपेंस कितना है भाई? 55,000। तो ये हो गया आपका परमानेंट डिफरेंस। ओके, कितना आ गई टैक्सेबल इनकम? 1273750, 1273750। अच्छा, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा 30%, तो कितना आ गया? 382,125। वेरी गुड, 382,125। अच्छा, फिर आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है डेफर टैक्स एक्सपेंस, क्योंकि वो एक्सपेंस जो इस साल के हिसाब से है जो कि उसने नहीं चार्ज किया। तो आपने क्या किया कि इनको, जिसको मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ, इसको उठा के 30% लगा दिया,
कितना आता है? इनका 30% कितना आता है बच्चों? 94875। और ये आपने ऐसे निकाला 316250 का 30%, ऐसा ही है। तो इन दोनों को अगर मिला दो तो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है? 477,000। ओके, 477,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया भाई इसके बाद? 1058 000। अच्छा, क्या अब जो मैं इस प्रॉफिट पे पहुंचा हूँ, क्या उसमें टैक्स एक्सपेंस टैक्स अथॉरिटीज़ के हिसाब से बुक हुआ हुआ है? अकाउंटिंग की सारी चीज़ें केटर्ड हैं? क्या ये रिटेन अर्निंग में जाने के लायक है? क्या ये रिटेन अर्निंग में जाने के लायक है? यस सर, बिल्कुल लायक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा हम यहाँ आ गए 1058,000। अच्छा, इसके ऊपर रीस्टेटेड लिखूंगा? इसके ऊपर रीस्टेटेड लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, गलत, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। रिपोर्ट ही नहीं हुआ, रिपोर्ट ही नहीं हुआ। पहली बार बना रहा हूँ, पहली बार बना रहा हूँ। करंट ईयर है, ओके। चलें अब सर, इसमें और भी कुछ ट्रांजैक्शंस थी। आप ज़रा देखिए, बोनस शेयर इशू हुए हैं दिसंबर में। तो आप मुझे बताएं, क्या 1 मिलियन आता है बोनस इशू? ऐसा ही है। और रिटेन अर्निंग यहाँ से हो जाएगी कम। ये हो गया हिसाब किताब। अच्छा, आगे फिर आपने कहा सर कि ये हो गया हिसाब किताब। इसके बाद आपके पास आ रहा है इंटरिम डिविडेंड 25% का। तो आप मुझे बताएं कि अब इंटरिम डिविडेंड आप जो देंगे, क्या वो ऐसे नहीं देंगे इंटरिम डिविडेंड? देखिएगा इधर कि 6 मिलियन का 25%, 1.5 मिलियन। गुड। हाँ भाई, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। तो ये हमारे पास आ गया 6 मिलियन। और ये हमारे पास रिटेन अर्निंग कितना आ गया भाई? 24203,478। 24203,478। हाँ जी, पहले बताओ, हाथ साइड होता है हल्का फुल्का? चेक कर लो भाई, यही आता है 24203। बाकी बच्चे भी चेक कर लो जल्दी से। चलें सर, किसी को चेंजेस इन इक्विटी ना आता हो तो फिर वो यही सवाल अगली वाले बैच में भी करेगा, फिर वो यही सवाल अगले वाले बैच में भी करेगा, फिर यही सवाल अगले वाले बैच में करेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सही है अनस, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, FAR 1 के यही जैसे चेंजेस इन इक्विटी, बोरिंग कॉस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, ऐसे ही आपको टॉपिक्स देखने हैं उसके भी। सही है। चलें, अब हमने हल्का सा हाथ सेट किया, हल्का सा हाथ सेट किया, और अब हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे डिस्क्लोजर हैं जो कि एडिशनली रिक्वायर्ड हैं बाय योर कंपनीज एक्ट। अगेन रिपीट करता हूँ,
अब हम वो वाली कहानी शुरू करने जा रहे हैं कि सही है, हमने आईएफआरएस को देखा, हमने थोड़ा सा हाथ सेट किया, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस लाइन आइटम में कौन से ऐसे एडिशनल डिस्क्लोजर हैं जो कि आईएफआरएस तो रिक्वायर नहीं करता, बट अलबत्ता कंपनी जैक कह रहा है कि ये एडिशनली दो। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, जल्दी बताओ। ओके, हम आ गए यहाँ पे, देखो लिखा हुआ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट। अच्छा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर जो दरकार है, यानी इसका मतलब ये है कि ये आपको हर गेस आईएफआरएस नहीं कहता कि ये डिस्क्लोज करना है, ये हमारे लॉ की मस्ती है। क्लियर हो गया? चलें आगे लेके चलता हूँ इसको। वो कहता है आप तसव्वुर करें, वो कहता है आप तसव्वुर करें कि कंपनी का कोई एसेट है, कंपनी का कोई एसेट है, सही है जी, और इसके अंदर इस कंपनी के एसेट के अंदर कंपनी का पैसा खर्च हुआ है। जाहिर सी बात है, पैसा दिए बगैर तो नहीं मिलेगा ना एसेट। कंपनी का पैसा खर्च हुआ है, कंपनी के फंड्स यूज हुए हैं, बट मुसीबत ये है कि ये एसेट कंपनी के नाम पे नहीं है, या तो कंपनी के पोजेशन में नहीं है। वापस सुनिएगा फोकस के साथ। केस क्या सीख रहे हैं? आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए, आपको पता लगा कि यार एक कंपनी की किताब के अंदर एक एसेट आ रहा है, कंपनी की किताब के अंदर एसेट आ रहा है जिसके लिए कंपनी ने पैसे दिए हैं, जिसके लिए कंपनी ने पैसे दिए हैं। आप सुनना, जिसके लिए कंपनी ने पैसे दिए हुए हैं, बट मुसीबत यह है कि सही है कंपनी के पोजेशन में है या कंपनी के नाम में नहीं है। अब ऐसा कब होता है कि भाई आपने पैसे दे दिए, सही है, कोई दूसरा बंदा आ गया, उसने क्लेम कर लिया कि यार ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ डीड होता है वो रुक जाता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ डीड होता है वो रुक जाता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने किसी को प्रॉपर्टी के पैसे दिए, उसने बोला सही है रह लो, मैंने रहना शुरू कर दिया, जब तक ट्रांसफ़र डीड बन रही थी किसी ने केस कर दिया, तो क्या वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हुआ या ट्रांसफ़र होने से रह गया? जल्दी बताओ। रह गया। तो वो यही कह रहा है, अगर ऐसे केसेस हो ना जो कि पाकिस्तान में आपको मिलते हैं, हर कोई कहता है हमारी ज़मीन, हर कोई कहता है हमारी ज़मीन, तो कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि भाई इस केस के अंदर आप लोगों ने वो फाइनेंशियल्स में एक्सप्लिसिटली डिस्क्लोज करना है कि सही है ये एसेट है, ये प्रॉपर्टी है, ये कंपनी के फंड से एक्वायर की गई थी, कंपनी के पोजेशन में नहीं है। तो पोजेशन में नाम पे नहीं है, पहले बताओ। अच्छा, दोनों भी हो सकता है, ना तो नाम पे हो ना तो पोजेशन पे हो, क्योंकि कब्जा भी किसी और का हुआ हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? जल्दी बताओ। पैसे दे दिए, नाम पे भी नहीं है, पोजेशन भी किसी और के पास पड़ा हुआ है, तो वो भी बोल रहा है डिस्क्लोज करो। बात समझ आती है? तो देखो लिखने का तरीका होगा, यहाँ पे हमने थ्योरी भी लिखी हुई है उसकी। वेयर एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स एक्वायर्ड विद द फंड्स ऑफ द कंपनी, ये बड़ी पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कह रहा है फंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के फंड से खरीदी गई प्रॉपर्टी या एसेट, एंड इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी के नाम पे नहीं है, या तो कंपनी के पोजेशन में या कंट्रोल में नहीं है। पहले बताओ, दोनों बातें समझ आती हैं? समझ आती हैं? तो बोल रहा है यही फैक्ट, यही फैक्ट जो मैंने आपको बताया, along with the reasons for the property or asset not being in the name of the company in the possession or control of the company shall be stated। यानी कह रहा है कि भाई अगर ऐसा सीन है तो आप बराए मेहरबानी यही वाला फैक्ट, यही वाली बात आप पीपी के सब नोट में बता देंगे रीजन के साथ कि क्यों नहीं है। बात समझ आती है? क्यों नहीं है तो क्या बोलोगे? भाई ऐसी बात है, केस हुआ हुआ है और ये केस इस वाले कोड में पेंडिंग है, दैट्स इट। बात समझ आती है? आगे, and the description and value of property or asset the person in whose name and possession control it is held shall be disclosed। पर ये भी बताओ कि भाई किसके पास इसका पोजेशन है, किसके पास मौजूद है, ताकि क्लैरिटी रहे।
नेम या पोजेशन एक भी चीज ना हो तो भी बताना, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। आगे देखो, यहां पे एग्जाम्पल डाली हुई नीचे, यहां पे एग्जाम्पल डाली हुई नीचे, फोकस होकर देखिएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या लिखा हुआ है आगे देखो, सब नोट, सब नोट। अच्छा, जो पीपी का डिस्क्लोजर बनाते हो ओपनिंग से लेके क्लोजिंग का, वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, जल्दी बताओ, वो नहीं बनेगा क्या? बनेगा, वो अपनी जगह, वो तो IFRS है, ये एडिशनल है, ये एडिशनल कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। आगे सुने, हमने कहा लैंड मेजरिंग 2 कनाल एंड 2 मरलाज इन पोजेशन ऑफ द कंपनी एक्वायर्ड इन 2014 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹57,800, बोला था ना वैल्यू भी बताना, सिर्फ वो लिख के देना आपने। इज नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्यू टू पेंडिंग लीगल केस, क्या वजह बता दी, क्या वजह बता दी, रीजन बता दिया आपने कि पेंडिंग लीगल केस है, रीजन भी बताना है। ये भी वैल्यू, वैल्यू भी बतानी है कितने का लिया था आपने। ओके, दूसरी एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, लैंड मीजरिंग 10 कनाल इज नाइदर इन द नेम ऑफ द कंपनी, माशाल्लाह, ना तो नाम पे ना ही पोजेशन में। कंपनी ने इतने पैसे पे किए थे फॉर लैंड टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान रेलवे थ्रू ओपन ऑक्शन, फिर कह रहा है जो ऑक्शन है वो बाद में लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गई थी और वो केस अभी भी पेंडिंग है। यानी लोग आए, उन्होंने बोला ऐसी तो कोई ऑक्शन ही नहीं हुई है, इसने कैसे खरीद लिया, तो वो ऑक्शन ही चैलेंज हो गई, तो सही है, उस पर केस चल रहा है, ऐसा है। सर कुछ एग्रीमेंट सिर्फ पोजेशन के होते हैं, तो बेटा वो तो फिर मतलब ये केस ही नहीं है ना, वो तो ये केस ही नहीं है ना, वो तो डिस्प्यूटेड केस की बात कर रहा हूँ मैं, सही है, वो तो होता ही हमारे पास है। अभी जो तुम्हारी पगड़ी वाली बात है ना, उसको भी हम क्लियर करते हैं, आ जाओ। वो कहता है, अच्छा पहले बताओ ऊपर वाला केस क्लियर है ताकि हम आगे चल पाएं, क्योंकि ये बड़ा ड्राई एरिया है, हमें उसको ऐसे ऐसे मजे 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 से क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होती है पकड़ी की प्रॉपर्टीज, अभी सिखाता हूँ। पहले बताओ ऊपर वाला केस क्लियर है मेरे बच्चों? एडिशनल डिस्क्लोजर आएगा, ऐसे लिखना है आपने, जल्दी बताओ। वेरी गुड, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। वो कह रहा है अगर कंपनी का लैंड और बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग है, सही है जी, और लैंड और बिल्डिंग है, तो आपको याद है आप नोट बनाते हैं, आप नोट बनाते हैं ना, तो नोट में आप ये लिखते हैं ना, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ऐसे बनाते थे नोट, याद करो बचपन में अपने, ऐसे नोट बनता था ना, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट ओपनिंग कॉस्ट। वो कह रहा है भाईजान अब इस लैंड में 2 हिस्से बना देना, फ्री होल्ड, लीज होल्ड, यहां पे भी फ्री होल्ड और लीज होल्ड। यानी अगर आपने ज़मीन ली हुई है और वो ज़मीन ली हुई है आपने 99 साल की लीज पे, तो क्या वो 99 साल की लीज वाली बिल्डिंग क्या फ्री होल्ड कहलाएगी या लीज होल्ड कहलाएगी? जल्दी बताओ। लीज होल्ड। तो वो कह रहा है भाईजान, जैसे अभी जो अहमद का सवाल था कि सर इसका क्या करना है, ये रहा आपके सामने, वो बोल रहा है सही है, डिस्टिंग्विश करेंगे आप डिस्क्लोजर के अंदर, फ्री होल्ड है लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है लीज होल्ड है। बात समझ आती है? बात समझ आती है? ये भी अलग हो गया, ओनली लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आपके पास मशीनरी, तो बेटा अगर मशीनरी आएगी, इसको भी समझो, अगर मशीनरी लीज पे आएगी तो बेटा वो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में जाएगी ना, मशीनरी लीज पे आएगी तो वो तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में जाएगी ना मेरा मुन्ना, वो तो IAS 16 नहीं है, वो तो IFRS 16 है। अच्छा अगेन अपने बचपन की बातों को दोहराते हैं, हमने FAR में क्या सीखा, आप शेड्यूल बनाते हैं जिसमें क्लास ऑफ एसेट्स लिखते हैं, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट फर्नीचर मोटर व्हीकल, ऐसा ही है, ये लिखते हैं। वो बोलते हैं लैंड और बिल्डिंग को फोकस करो, और लैंड और बिल्डिंग में ये देखो कोई लैंड अगर फ्री होल्ड है और कोई लैंड अगर लीज होल्ड है, लीज होल्ड का मतलब ये है कि कयामत तक तुम्हारी नहीं है, तुम्हें उस लीज को रीन्यू करवाना पड़ेगा 99 साल बाद जाके, तो क्या वो लीज होल्ड करेगी? यानी मैं अभी होल्ड कर रहा हूं पर वो लीज की जमीन है। हाँ जी ऐसा है।
बात समझ आती है? पर अगेन ये जो फ्री होल्ड और लीज होल्ड वाली बात हो रही है पीपी के नोड में, जब पीपी का नोड बनाओगे उसके अंदर लैंड के नीचे दो कॉलम खोल दोगे, फ्री होल्ड और लीज होल्ड। अच्छा रजा कह रहे हैं सर लीज है तो आर यू आएगा ना बेटा, ये कौन सी लीज है? मैं पहला सवाल ये है मेरा, क्या ये बिल्डिंग की लीज है ना, यानी बिल्डिंग आपने जमीन आपके नाम की है पर वो लीज होल्ड जमीन है, लीज होल्ड जमीन है, उसमें आपने पहले दिन पे सारे पैसे दे दिए हैं, पहले दिन पे सारे पैसे दे दिए तो वो पीपी में रखा हुआ आपने, तभी तो वो कह रहा है अलग करके रखो ना लीज होल्ड। बात समझ आती है? इसके अलावा देखो ये लैंड है, ये नॉर्मल एसेट्स नहीं है। यस ये फ्री और लीज होल्ड की एडिशन वो आईएफआरएस के डिस्क्लोजर में होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। यस 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 बिल्कुल ऐसा ही है तारिक, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जल्दी बता दो कहाँ गया रजा, तुम्हें बात क्लियर होती है? बात क्लियर होती है? जल्दी बताओ, बात क्लियर होती है? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आपने एक लैंड खरीदी, सही जी, मैंने उस पर स्कूल बनाना है, तो गवर्नमेंट ने मुझे कहा ये लैंड आपको 99 साल के लिए मिला है, आप फिर वापस आएंगे 99 साल के बाद मुझसे लीज रिन्यू करवाने। तो मैंने कहा सही है यार, क्या मैं ये कहूँगा कि मेरा घर नहीं है वो? जल्दी बताओ, क्या मैं ये कहूँगा कि ये मेरा घर नहीं है? यस बिल्कुल है मेरा, पर क्या वो ता कयामत मेरा है या मुझे उस लीज को रीन्यू, यानी मैं होल्ड कर रहा हूँ बट एज अ लीज होल्ड? जल्दी बताओ। यस शफक बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ, लीज होल्ड है। तो वो यही कह रहा है कि ऐसी ज़मीनें, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने लीज होल्ड पे ली हुई है, आपको उसको रीन्यू करवाना पड़ेगा 99 साल बाद जाके, क्या आप उसको ब्रेक करके दिखाएंगे? डेफिनेटली यस। और फ्री होल्ड का मतलब ये होता है कोई लीज वीज नहीं है ज़मीन की, कोई लीज वीज नहीं है ता कयामत आपकी, यू आर फ्री टू एंजॉय द बेनिफिट्स। बात समझ आती है? क्लैरिटी है बच्चों, सारे बच्चों, सबसे पूछ रहा हूं। यस अस्करी वालों की ज़मीन फ्री होल्ड है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। जल्दी बताओ सारे बच्चों, क्लियर है? बात समझ आती है? सबसे पूछ रहा हूं, सबसे, एवरीवन इन द क्लास। चलें, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा यानी बस अभी हमने पता तमीज़ तहजीब क्या करनी थी? तमीज़ तहजीब ये करनी थी कि अगर मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि भाई बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग जिस ज़मीन पे बनी हुई है, सुनना मेरी बात, बिल्डिंग जिस ज़मीन पे बनी हुई है और वो जो ज़मीन है वो फ्री होल्ड है, तो बिल्डिंग भी क्या होगी? जल्दी बताओ। फ्री होल्ड, ऐसा ही है। और अगर एक बिल्डिंग है जो बनी हुई है लीज होल्ड पे, तो बिल्डिंग भी क्या हो गई? लीज होल्ड। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको कहोगे अपनी ज़मीन ले जा, बिल्डिंग मेरी, तो खरी कहाँ करोगे बिल्डिंग? बात समझ आ रही है? तो हमने कहा सर वो आ जाएगा लीज होल्ड। सिर्फ वो कह रहा है इसको ब्रेक करके दिखाना। अच्छा इज दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस? आई एम आस्किंग यू, इज दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस? नो। पर इज दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट? यस। वो अलग से बता रहे हैं कि ख्याल रखना। अच्छा अब सवाल कैसा आ सकता है? एग्जामिनर आपको सवाल देगा, बोलेगा ये लो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर बना दो। ओके अब या तो डिस्क्लोजर बना दो, या तो वो डिस्क्लोजर बना के देगा, बोलेगा बताओ इसमें गलतियां क्या हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है वो लैंड और बिल्डिंग को मिला के बता दे और फिर आपसे पूछे इसमें डेफिशिएंसीज निकालें? तो फिर आप लिखेंगे उसमें अंग्रेजी में कि कंपनी हैज़ फेल्ड टू बाइफरकेट द लैंड एंड बिल्डिंग इनटू फ्री होल्ड एंड द लीज होल्ड, लिख सकते हैं। तो ये सोचने का तरीका है। एग्रीड? चलें आगे। फिर वो कह रहा है, फिर वो कहता है कि अगर 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 हमारे पास कोई पीपी है जिसको मैं फेयर वैल्यू पे रख रहा हूँ, क्या फेयर वैल्यू पे रखना मना है? क्या पीपी को फेयर वैल्यू पे रखना मना है? नहीं, बिल्कुल नहीं मना। अच्छा तो आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं डिस्क्लोजर के पर्सपेक्टिव से? आईएफआरएस कहता है कि आपने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट बतानी होती है, HCA बतानी होती है ना, ऐसा ही है ना, एडिशनली।
व्हाट वुड हैव बीन द कैरिंग अमाउंट अगर ये कभी रीवैल्यू ना हुआ होता, ऐसा ही है, ये आपने बतानी होती है। अच्छा, फिर आपने बतानी होती है नेम ऑफ वैल्यू बताते हो या नहीं बताते कि किसने वैल्यू किया है, ऐसा है ना, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप। ओके, लास्ट रीवैल्यूएशन डेट बताते हो? उसने बोला ये तो हो गया IFRS का। अब मैं भी कुछ मस्ती करता हूँ, लॉ कह रहा है, लॉ कह रहा है आप मुझे बताएंगे फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। फोर्स्ड सेल्स वैल्यू, हमने कहा ये क्या होती है? उसने कहा कि अभी अगर अभी अभी फौरन से बेचो तो कितने नुकसान के बाद बिकेगा। अभी फौरन, फोर्स्ड, ज़बरदस्ती की सेल, यानी आज अगर मैंने वो पहले भी एग्जांपल दी थी आपको, आज अगर मैं मार्केट में जाके अपने सेलफोन को बेचने जाऊं और मैं बोलूँ यहाँ पर फ़ौरन दुकान वाले को ले यार पैसे दे, तो वो जल्दी जल्दी में मुझे पैसे कम देगा, फोर्सफुली सेल हो रहा है, तो ऐसी बात है बेनिफिट लेगा इसका। पर हाँ, अगर मैं सुकून से रख के बेचूंगा तो मुझे पैसे उतने मिलेंगे जितनी फेयर वैल्यू है। एग्री करते हो? तो वो यही कह रहा है कि भाई आपने अगर रीवैल्यूएशन पे किया हुआ है तो फोर्स्ड सेल्स वैल्यू का भी ख्याल रखना कि वो भी आपने डिस्क्लोज करनी होगी। अगेन सवाल ऐसा बना के देगा, बोलेगा ये डिस्क्लोजर बना हुआ है, गलतियां निकालो, और वो कहेगा कि इसके अंदर प्लीज सुनिएगा, जो नॉट अप्रोप्रिएट गोइंग कंसर्न में होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, पर वो भी NRV बेसिस पे बनते हैं, मतलब नॉट नेसेसरली कि वो FSV हो। सही है जी, वो आप प्रॉपर फेयर वैल्यू लेके चलते हो। अच्छा, एनीवेज आगे फिर वो कहता है ज़रा दो तीन और बातें आपने ध्यान में रखनी है। पहली, पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बताना है। अब ज़रा यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशन करूँगा चीज़ों की। आपके पास जो लैंड एंड बिल्डिंग थे ऊपर, क्या उस लैंड और बिल्डिंग को आपने लीज होल्ड, फ्री होल्ड में बाइफरकेट किया था? सर बिल्कुल किया था। हम इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, और ये यहाँ पे भी आ गया इधर। अब पता है ये और फैल गया, ये कंपनीज एक्ट और फैल गया। अब पता है क्या कह रहा है? बोल रहा है कि ये जो लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है, ये लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है, ये बताओ कि ये लीज होल्ड सिचुएटेड कहाँ है, ये लीज होल्ड कितने एकड़ पे या एरिया पे मुश्तमिल है। ये और फैल गया, और फैल गया कंपनीज एक्ट। फिर वो कह रहा है यही चीज़ फ्री होल्ड के लिए भी बताओ कि कहाँ सिचुएटेड है और एरिया, इसके लिए भी सेम चीज़ कि कहाँ सिचुएटेड है और एरिया, और इसके लिए भी ये लिखते हैं कहाँ सिचुएटेड है और एरिया, लोकेशन एरिया। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत मस्ती है भाई, इसको अब करना तो है, क्या कर सकते हैं। इधर रीड करें, रीड करें, आ जाओ, तो ताकि कहानी समझ आए, रीड करें कि कैसे लिखेंगे। सब नोट, आ जाओ इधर। अगेन कह रहा हूँ सब नोट, पीपी के नोट में आपने उसको फैला तो दिया कि सही है भाई, वो जो है मेरा लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है, पर उसके नीचे सब नोट आएगा कि यस, नोट खत्म होने के बाद ये देखें,
वो कह रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ अ कंपनीज इमूवेबल फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग लोकेशन एंड एरिया ऑफ लैंड, लोकेशन एंड एरिया ऑफ लैंड नॉट एप्लीकेबल फॉर फिफ्थ शेड्यूल। यानी मैंने आपके लिए ये भी आसानी कर दी कि आपको ये वाला डिस्क्लोजर सिर्फ किस में देना है, कौन सी कंपनीज में, सोच के बताओ, लिख के बताओ, सोच के बताओ, लिख के बताओ, किस कंपनी में देना है सिर्फ। ये वाली मस्ती जो भी कर रहे हो लिस्टेड कंपनी में। यानी अगर मैं लिस्टेड कंपनी के अलावा बात करूं, अगर मैं लिस्टेड कंपनी के अलावा बात करूं तो लीज होल्ड फ्री होल्ड को अलग अलग बताओगे? लीज होल्ड फ्री होल्ड को अलग अलग बताओगे? बताएंगे, गलत फंस गए ना, बताएंगे। लीज होल्ड फ्री होल्ड को अलग अलग बताओगे, उसका एरिया नहीं बताओगे, कहां सिचुएटेड है ये नहीं बताओगे। यस, तो ये मतलब फोकस रखना है इस पे, तभी मैंने तुम्हारे लिए समरी बना दी। अच्छा, और मैंने पता क्या किया है, इस तरीके से इसको मैकेनिज्म बनाया है कि जो चीज़, वैसे सारी चीज़ें कराऊंगा, जो चीज़ सिर्फ फोर्थ शेड्यूल की स्पेसिफिकली बता दूंगा, तो क्या दोनों शेड्यूल्स कवर हो जाएंगे? क्या कहते हो? आसान हो जाएगा ना भाई, सारी चीज़ें करा देता हूँ, फिर बता दूंगा ये फिफ्थ शेड्यूल पे अप्लाई नहीं होती है, तो फिर उसको कटा देना बस। चलें, वेरी गुड। अब देखो लिखा हुआ क्या है, बोलने का तरीका देखें। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसी बात है, फ्री होल्ड लैंड पे उसकी बिल्डिंग होगी ना, ऑन ओन्ड लैंड ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोस। ये उसने स्क्वायर मीटर्स दिए हुए, जो कि उसने बताया यहाँ पे सिचुएटेड है। ये उसने स्क्वायर मीटर्स दिए हुए, उसने बता दिया यहाँ पे सिचुएटेड है। बात समझ आ रही है? अच्छा, ऐसे ही फ्री होल्ड का होता तो उसकी अलग से सब हेडिंग आती, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ऑन फ्री होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ऑन लीज होल्ड लैंड, उसकी भी एकर्स बता देते। बात समझ आती है जानी? जल्दी बताओ, बात क्लियर है? यानी पहले आपने शुरू कहां से किया, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ऑन ओन्ड लैंड। अगर ये लीज होल्ड होता क्या लिखते, क्या लिखते जल्दी बताओ? लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ऑन लीज होल्ड लैंड, सिंपल। चेंज हो जाता है हिसाब किताब। बात समझ आती है? चलें, यहां तक भी बात समझ आ गई। अब आगे, इसके बाद कहानी नहीं खत्म की उसने, इसके बाद कहानी नहीं खत्म की, ये हमने लिख दिया था इसके ऊपर, अनदर रिक्वायरमेंट। इतनी आसानी से कहां उसने पीछे छोड़ा हमारा। ये एक अनदर रिक्वायरमेंट है। आओ एक और रिक्वायरमेंट देखते हैं। उसने बोला कि भाई पर्टिकुलर्स भी तो बताओ ना, पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर्टिकुलर यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने आपको एरिया एक सिचुएटेड बता दिया कहां पर है, उसके लिए और इंफॉर्मेशन बताओ। क्या बताने को कह रहा है, सुनना। ये आ गया प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन। लेट्स से लाहौर वाली लैंड, सही है जी, या बिल्डिंग, वो किस पर्पस के लिए रखी गई है। लेट्स से आप यहाँ पे बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और यहाँ पे आपने बता दिया एरिया कि वही लैंड कितने एकड़ पे मुश्तमिल है, या बिल्डिंग की मेजरमेंट। अच्छा, पहले वाले में अब वाले में क्या फ़र्क है? आप सिर्फ यहाँ पे पर्पस ऐड कर रहे हैं, बस पर्पस ऐड कर रहे हैं, बस पर्पस, कि ये पर्पस है। देखो यहाँ से करके बताता हूँ, ये क्या लिखा हुआ, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनीज इमूवेबल फिक्स एसेट। शारा रूमी लाहौर, लोकेशन बता दी, प्लांट साइट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, टोटल एरिया इतने पे मुश्तमिल है। हेडरो सिहारी कासूर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं, इतने एकड़ पे मुश्तमिल है।
पहले बताओ बात समझ आती है? ये भी नॉट एप्लीकेबल टू फिफ्थ शेड्यूल, बिल्कुल ऐसा, ये भी नॉट एप्लीकेबल टू फिफ्थ शेड्यूल, क्योंकि वो दोनों पे बात अप्लाई होती है। सही है, इसको लोकेशन कर देते हैं, प्रॉपर्टी लोकेशन। पहले बताओ बात समझ आती है बच्चों? अच्छा देखो, अगर ये बात पिक में है ना, तो ये तो एक तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी फायदा देगी, क्योंकि सारे अकाउंट्स कंपनीज ऐसे ही बनाती हैं, और दूसरा ये कि फ्री के नंबर होंगे, ये फ्री के, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगी, सिर्फ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। पहले बताओ कहानी समझ आती है मेरे बच्चों? अच्छा, एक द अपमोस्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, और फिर हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इसके रिलेटेड वो किल हो जाएंगी, वो किल हो जाएंगी। आगे सुनते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इधर आपके पीपी बिकते भी है ना, डिस्पोजल भी होते हैं ना, हाँ या ना में जवाब दो। तो आप जब वो शेड्यूल बनाते हैं तो आपको याद होगा कि आप यहाँ पे कॉस्ट का अकाउंट खोलते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोलते हैं, ऐसा ही है। लेट्स से क्लासेस लिख देते हैं, प्लांट, मशीनरी। अच्छा, ये क्योंकि मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इसलिए इसकी ज़्यादा नॉलेज भी, तो इसलिए कहता हूँ फोकस होकर सुनना, अदरवाइज फंस जाओगे, रीड करोगे नहीं समझ आएगा। क्या यहाँ पे डिस्पोजल्स और यहाँ पे भी डिस्पोजल्स आ रहे होते हैं? हाँ जी, डिस्पोजल्स की कॉस्ट यहाँ से माइनस होती है, डिस्पोजल्स का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस होता है, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से 8 मिलियन का प्लांट यहां से निकला है और व्हीकल है, व्हीकल 20 मिलियन की कॉस्ट ऑफ व्हीकल यहां से निकली है, 20 मिलियन की, हाँ 20 मिलियन की। क्या ऐसा हो सकता है कि इस 20 मिलियन की व्हीकल में, 20 मिलियन की व्हीकल्स में, 20 मिलियन की व्हीकल्स में एक से ज़्यादा व्हीकल्स हों जो बिकी हैं? प्लीज़ बताओ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मोर देन वन व्हीकल हो सकता है? क्योंकि इसमें तो बहुत सारी होती है ना, ये तो क्लास ऑफ एसिड है। हमने कहा मोर देन वन व्हीकल, बिल्कुल हो सकती है, ये बड़ा ट्रिकी एलिमेंट है। ये आ गया इधर। अच्छा, फिर एट द सेम टाइम यहाँ से उसका अक्यूमुलेटेड भी माइनस हो रहा होता है ना, यहाँ पे उसका अक्यूमुलेटेड भी माइनस हो रहा होता है। अच्छा, मैंने कहा कि लेट से अक्यूमुलेटेड है उसका कोई 3 मिलियन, ये एक एसेट का या तमाम एसेट्स का जो बिके हैं? जल्दी बताओ, एक एसेट का या तमाम एसेट्स का जो बिके हैं? जल्दी बताओ प्लीज, एक एसेट का, तमाम एसेट्स का जो बिके हैं, सबका है। अच्छा, तो मुझे बताते हो कि नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू ऑफ व्हीकल्स डिस्पोज कितनी है? $17 मिलियन। अच्छा, ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, सही है। आगे फिर हमने कहा कि यहाँ पे आते हैं, अब हम आगे गए, वो कह रहा है इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इफ द एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सीड्स, क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, 5 मिलियन, 5 मिलियन। वो कह रहा है कि अगर आपने कोई क्लास ऑफ एसेट को बेचा, जैसे व्हीकल है, व्हीकल जितनी की मैंने बेची है 20 मिलियन की, यानी 2 करोड़ रुपए की मैंने व्हीकल्स खरीदी हुई थी, आज मैंने उसको बेच दिया, ऐसा है, आज मैंने उसको बेच दिया, ऐसा ही 2 करोड़ की व्हीकल को आज बेच दिया। उन 2 करोड़ रुपए की व्हीकल्स की नेट बुक वैल्यू कितनी है बेचते वक्त?
जल्दी बताओ, बेचते वक्त नेट बुक वैल्यू कितनी है? 17 मिलियन, 17 मिलियन, 17 मिलियन, ऐसा ही है। मुझे बताओ क्या ये 5 मिलियन से ऊपर है? क्या ये 5 मिलियन से ऊपर है? यस, 5 मिलियन से ऊपर है। तो ये कंपनीज एक्ट ये कह रहा है कि अगर आप किसी साल में डिस्पोजल करें किसी ऐसी क्लास ऑफ एसेट का जिसकी बुक वैल्यू मिला के 5 मिलियन से ऊपर है, मिला के, तो वो डिस्क्लोजर के लिए एलिजिबल हो गया। किसके लिए एलिजिबल हो गया? लिख के बताओ, लिख के बताओ किसके लिए एलिजिबल हो गया। बड़ी ट्रिकी बात है, किसके लिए एलिजिबल हो गया? अब वो डिस्क्लोजर क्या है वो मैं अभी सिखाता हूं। वो डिस्क्लोजर क्या है अभी मैं सिखाता हूं, आगे सुने। फिर वो कहता है आप जरा देखें, आप जरा देखें, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, बहुत डिटेल में, क्योंकि तुम लोग पार्टिसिपेट है वो, इसलिए। फिर वो कहता है अब ये डिस्क्लोजर के लिए एलिजिबल हो गया। यहां पे आ गया मैं, यहीं पर भी होगी। हम ये कह रहे हैं डिस्क्लोजर के लिए एलिजिबल हो गया, सही है। अब वो कह रहा है कि सही है, डिस्क्लोजर के लिए एलिजिबल हो गया। अब देखो इसमें से कोई एसेट ऐसा है, कोई एसेट ऐसा है कि जिसकी सिंगल एसेट की नेट बुक वैल्यू 5 लाख रुपए से ज्यादा हो। हाँ जी, जल्दी बताओ, 5 लाख रुपए से ज्यादा हो। अब सिंगल एसेट की नेट बुक वैल्यू कह रहा है 5 लाख रुपए से ज्यादा हो। तो वो कहता है कि इस एसेट के लिए, इस स्पेसिफिक एसेट के लिए आप ये बताना कि वो एसेट टाइप कौन सी है, व्हीकल है, क्या है, सोल्ड टू, किसको बेचा, सही जी, टाइप कौन सी है, किसको बेचा, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी नेट बुक वैल्यू क्या थी, उससे कैश कितना आया, और उस पर गेन या लॉस कितना हुआ। पर ये कब होगा जल्दी बताओ, पर ये कब होगा मेरे बच्चों, जल्दी बताओ ये कब होगा मेरे बच्चों, जल्दी बताओ ये कब होगा मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। अ वेरी टेक्निकल थिंग, इस पे इतना काम कराता हूं मैं अपनी टीम से, तुम्हारी सोच है, जल्दी बताओ ये कब होगा। जब कोई एक एसेट 5 लाख रुपए से ऊपर होगा। यस, वेरी गुड रजा, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ तुम लोग, तो अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ एसेट्स ऐसे हों जो इंडिविजुअली 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहे हों, इंडिविजुअली 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहे हो, इंडिविजुअली, सोचे मेरी बात समझ आ रही है, इंडिविजुअली 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहे हो। अब सुनना, तो वो कह रहा है उन सबको मिला के बता देना, फिर उसके लिए डिटेल करने की जरूरत नहीं है। आओ मैं प्रेजेंट करके दिखाता हूं, प्रेजेंट करूं, जल्दी बताओ, कहानी समझ आती है तो प्रेजेंट करूं, यस और नो में जवाब दो, प्रेजेंट करूं, यस, आ जाओ। ये देखो, वो कह रहा है पर्टिकुलर ऑफ एसिड, किसको बेची, कॉस्ट, बुक वैल्यू, सेल्स प्रोसीड्स, गेन, मोड ऑफ डिस्पोजल, तरीका कार क्या था, एग्रीड। आओ सिखाता हूं। वो कह रहा है मैं बात कर रहा हूं बुक वैल्यू ग्रेटर देन 5 लाख, यानी 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 वो ये बता रहा है कि मैं नीचे उन एसेट्स की अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जिसकी इंडिविजुअली वैल्यू 5 लाख से ऊपर थी। पहले बताओ बात समझ आती है। अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन अगेन आई एम टेलिंग यू, बट होपफुली तुम्हें समझ आना चाहिए ये। चलें, तो ये देखो, वो कह रहा है मैंने व्हीकल बेची, अयास को बेची, कॉस्ट, गेन, बुक वैल्यू, सेल्स प्रोसीड सब दिया हुआ है और अलग अलग बता दी। फिर वो कह रहा है, फिर वो कह रहा है कि देखो ये 29 मिलियन है, इस बात को मानते हो, 29 मिलियन है, या सब छोड़ो, बुक वैल्यू देखो 9 मिलियन है। मैंने क्या किया, बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू को प्लस किया, बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू को प्लस किया और फिर एक साथ बता दिया। देखो यहां पे क्या लिख दिया, बुक वैल्यू लेस देन 5 लाख। क्या उसको अलग से बताया, सबको मिला के बता दिया, उसको अलग से बताया, सबको मिला के बता दिया, जल्दी बताओ, सबको मिला के,
सबको मिला के बता दिया, क्योंकि अगर ऐसे तो एक एक एसेट को बताने जाओगे तो शेयर होल्डर कंधे पे सिर्फ ये नोट लेके घूमेगा। बात समझ आ रही है? तो ना जैसे कंपनीज एक्ट ने ना एक थ्रेशोल्ड बनाया, बोला यार 5 लाख से ऊपर का अगर पीपी बिक रहा है, मतलब एक पीपी है जिसकी इंडिविजुअल वैल्यू 5 लाख है, तो इतनी जल्दी क्यों बेचा, मौत क्या है ये, तो उसकी अलग से इन्फॉर्मेशन दो। क्लैरिटी है? बात समझ आती है? और देखो लास्ट ईयर का टोटल बताया है, लास्ट ईयर का सिर्फ टोटल बताया है, लास्ट ईयर का सिर्फ और सिर्फ टोटल बताया है, टोटल पे बात की है। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? सीखा, समझ आया? फिक्स एसेट के एडिशनल डिस्क्लोजर मैंने क्या किया, दुनिया जहां के जो भी अलग अलग है एक जगह लाके रख दी है। हाँ, आपने क्लास देखनी होती है। समझ आ गया बात? पहले बताओ क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअली समझ आता है? सही ना? आप खाली रीड कर लेते हैं इसको। क्या कह रही है? इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इफ एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट एक्सीड्स 5 मिलियन। अच्छा अब देखो स्टैंडर्ड इस पर थोड़ा सा अनक्लियर भी है। एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब ये है कि इसमें क्लास का नहीं बताया इसने, यानी आप इसमें यूं भी तस्वीर कर सकते हो कि सारी क्लासेस को मिला के। बात समझ रहे हैं? इसमें यह भी तस्वीर कर सकते हो सारी क्लासेस को मिला के। क्लियर है? क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ तो नहीं है ना, यहां पे लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ देख रहा है आपको क्लास की बात कर रहा है, ये सबकी बात कर रहा है? जल्दी बताओ, सबकी बात कर रहा है ना? फिर हाँ, फिर इंडिविजुअल के लिए 5-5 लाख की लिमिट लगा रहा है। और मैं बताऊं ये ज्यादा अजम्पशन अच्छी भी है, सबकी बात कर रहा है, क्यों? वरना ये टाइप ऑफ एसिड नहीं पूछता ना, ये टाइप ऑफ एसिड नहीं पूछता फिर इसके लिए। सही है? तो आई बिलीव कि हम इसको यहां तक रखते हैं। मैं आपको ये सवाल दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ये सवाल दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ये करके आना सुकून से, इसको पहले बनाना, और जैसे वो है उसी इंफॉर्मेशन पे फिर कल डिस्कस करते हैं हम। सही है? टाइम लिमिट इसके लिए आपके पास होगी 15 मिनट्स। हाँ सही है? बस वंस आई एम बैक फिजा मैं बताता हूँ कल की टाइमिंग। सही है जानी? तो भैया मैं आपको लगा के देता हूँ, प्लीज़ करके आना यार, ये कल करना है हमें। चलो ओके, लाफ।